तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड आ रहा है। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो पूरे क्लास 11 का तुम लोगों का फर्स्ट यूनिट है ना। और इस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग कितने चैप्टर्स कवर करते हैं बाबू? 4 चैप्टर्स कवर करते हैं। आज मैंने अभी क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है ना, कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है, बट लिविंग वर्ल्ड से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस बार भी आया था, ठीक है ना। वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, ठीक है, वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। पिछले लास्ट 12 साल में अप्रोक्स 14 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना, 14-15 क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। तो वन क्वेश्चन हमेशा फिक्स्ड है इससे, वन को एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो हम लोग ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला जो पैराग्राफ है, वेट, तो हम लोग इसमें टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे। आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड से शुरू करेंगे, चैप्टर 1। उसके ऊपर बाद हम लोग फट से चैप्टर 2 पे जाएंगे, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। ये जो है ना बहुत बेसिक कंसेप्ट है 11th का, और ये चैप्टर्स कंप्लीट होने बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी हम लोग लिविंग वर्ल्ड खत्म जैसे करेंगे तो हम लोग तुरंत मूव कर जाएंगे इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के ऊपर इसलिए मूव करेंगे और फिर प्लांट किंगडम भी खत्म कर देंगे साथ में, और एनिमल किंगडम को हम लोग स्टॉप कर देंगे, एनिमल किंगडम पे नहीं आएंगे। फिर हम लोग क्लास 12 की रिप्रोडक्शन यूनिट को मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को जस्ट आफ्टर इसके बाद शुरू करेंगे। देखो क्या है, सुनो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो हम लोग सबसे पहले अभी सीक्वेंस क्या चलेगा, ये देख लो पहले। सीक्वेंस में मतलब अभी कुछ दिन का सीक्वेंस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अभी हम लोग क्या शुरू किए थे, क्लास 12 से। क्लास 12 से क्या शुरू हुआ था जी? क्लास 12 से पहले शुरू हुआ था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 से शुरू हुआ, ठीक है। तो इसके बाद सीक्वेंस कौन सा चलेगा? हमारा लिविंग वर्ल्ड का चलेगा, ठीक है। अभी लिविंग वर्ल्ड चल रहा है। फिर लिविंग वर्ल्ड के बाद क्या चलेगा? लिविंग वर्ल्ड के बाद हमारा चलेगा, क्या चलेगा जी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चलेगा क्लास 11 की, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद क्या चलेगा? प्लांट किंगडम चलेगा। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के बाद क्या चलना चाहिए? प्लांट किंगडम के बाद तुम्हारा चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तब भी मैं नहीं शुरू करूंगा, तब मैं शुरू करूंगा, फिर शुरू करूंगा तुरंत मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तुम लोग सोच रहे हो कि सर बॉटनी बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट्स ज्यादातर बॉटनी में गड़बड़ करते हैं, ठीक है। वेट वेट, हाँ, तो देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसके बाद चलेगा तुम्हारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद तुम्हारा चलेगा, तब हम लोग लैंड करेंगे किसके ऊपर, है ना। क्लास 12 की तो ये चली, क्लास 11 की कहाँ तक चली? क्लास 11 की यहाँ तक चली, ये क्लास 11 की हुई, है ना। इतना क्लास 11 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तब हम लोग लैंड करेंगे किसके ऊपर जी? तब हम लोग लैंड करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। हम लोग बॉटनी का सेक्शन को बहुत मजबूत करना होता है, क्यों? क्योंकि जूलॉजी का जो सेक्शन होता है ना, वो बच्चे कर भी लेते हैं, मतलब कर नहीं लेते तो उसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, और मतलब इंटरेस्टिंग ज्यादा लगता है। बट बॉटनी क्या है ना, कि बहुत सारे बच्चों को ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। मेरी क्लास 12 की जो टॉपिक रहेगी, ये वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हम लोगों की इतनी पढ़ने के बाद शुरू होगी, ठीक है। तो अभी मैंने इतना सीक्वेंस बता दिया है, इसके बाद की सीक्वेंस मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी इतनी सीक्वेंस की बिल्कुल तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि सर अभी कितने चैप्टर्स हम लोग कवर कर रहे हैं इतना में। देखो ये तुम समझ लो ना, ये जनवरी की सीक्वेंस है, मुझे जनवरी में ये सारे यूनिट खत्म कर देना। कितने चैप्टर? 4, 5, 6,
7, मतलब 7 chapters out of 38 chapters, 31 chapters is left and 37 chapters must be completed in the month of January. ठीक है ना, इस जनवरी मंथ में ये तुम्हारा पूरा रहेगा। इसके आगे भी जा सकता है जनवरी में, लेकिन इतना तो श्योर हो जाएगा तुम लोगों का। ओके चलो, अब देखो हम लोग चैप्टर पे आते हैं। क्या है ये वाला जो यूनिट है ना बाबू, ये सॉरी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है ना, हर चैप्टर के पहले ये हम लोग पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको। पहले हम लोग चैप्टर के यूनिट पे स्टार्टिंग में आते हैं। तो यूनिट के जैसे हम स्टार्टिंग पे आते हैं, तो हम तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं ना, मेरे से जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको पता होना चाहिए। साइंटिस्ट का नेम बहुत इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट मेयर से तो क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन आया है? ही हैज बीन कॉल्ड एज डार्विन ऑफ द 20th century। ठीक है ना, एंड वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है जी? एंड हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम? दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट मेयर। ये 2017 या 18 में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ठीक है ना, 2017 या 18 में आया हुआ है। आई एम डाउट इस दोनों ईयर में से कोई एक ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, नीट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम लोग को ये समझ में आ गया। तो इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अर्नेस्ट मेयर जो थे, उन्हें उन्हें क्या कहा जाता था? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, और बाकी इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बट एक चीज थोड़ा सा बोल सकते हो कि जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये बोल सकते हो। इस साइंटिस्ट के नेम पे बता रहा हूँ तुमको। इन्होंने काम किया किया था वो इस पे आ सकता है। ही ऑलमोस्ट सिंगली हैंडेड मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये अकेले ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी का जो सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आज के डेट में, मतलब स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से आज के डेट में, मतलब जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसमें ये स्पीसीज की ओरिजिन के बारे में बताया जाता है। ठीक है ना, मतलब किस तरीके से इनका डाइवर्सिटी, स्पीसीज फर्दर जेनस में हो रहा है, फिर जेनस कैसे कैसे स्पीसीज का डाइवर्सिटी हो रहा है। तो इन्होंने ये चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। ठीक है ना, तो ये इनका एक पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इनका दूसरा पॉइंट, ये भी लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ही आल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है ना, किसने सबसे पहले पायनियर किया था बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन? तो ये आ सकता है, दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर हैज जस्ट पायनियर्ड। पायनियर का मतलब इन्होंने बताया था, मतलब अपॉइंट पहले बता चुका था इन्होंने। करेंटली एक्सेप्टेड द डेफिनेशन ऑफ, आज के डेट में जो बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन है उन्होंने ये पहले बता रखा था। ठीक है ना, और इन्होंने सिंगली हैंडेड किया था ओरिजिन का, किस तरीके से ओरिजिन स्पीसीज का ओरिजिन होता है, उनको डाइवर्सिटी उनका किस तरीके से फैलता है ना, जो आज के डेट के इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हो रहा है, इनके बारे में और देखा जा रहा है। ठीक है, चलो, तो ये तुम लोगों को इम्पोर्टेंट था। और दूसरा चीज कि इनके बारे में ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी है, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इनको 3 प्राइज मिला था। तो मेयर वाज अवार्डेड द 3 प्राइज एंड वाइडली रिगार्डेड एज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ठीक है ना, तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इट इज इम्पोर्टेंट। मेयर वाज अवार्डेड 3 प्राइज। कौन कौन सी प्राइज मिली थी ना, ये नहीं आएगा कभी भी क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। बस इतना जरूर आ सकता है कि मेयर को 3 प्राइजेस मिली थी, इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज की इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। और इनकी डाइड कब हुई थी, मरे कब थे? 100 साल के एज में मरे थे, क्योंकि इनकी बर्थ, सॉरी देखो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1904 से 2004 थी, तो 100 इन द 2004, तो मतलब 100 साल के एज में ये डाइट किए थे। तो इतना डाटा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। ठीक है ना,
इसके अपार्ट फ्रॉम दिस नो एनी डाटा इज इम्पोर्टेंट। ये डाइड वाला डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। बट ये जो डाटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा आई हैव हाईलाइटेड। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं लिविंग वर्ल्ड पे। लिविंग वर्ल्ड, हम लोग किस वर्ल्ड में है जी? नॉन लिविंग वर्ल्ड में कि लिविंग वर्ल्ड में? लिविंग वर्ल्ड में है ना। तो हमारा लिविंग वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, मतलब किस टाइप का है हमारा लिविंग वर्ल्ड? व्हाट इज लिविंग, मतलब देखो ये इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है? 4 टॉपिक के अंदर में ये चैप्टर पढ़ने हैं, 4 टॉपिक्स। किसी का देखो, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है ना यार, कितना क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। कितने तरीके के लिविंग टाइप्स रहते हैं ना। हम लोग हैं, इंसेक्ट्स है, कितना प्लांट्स है, बहुत तरीके का लिविंग टाइप्स मिलेगा ना जी। तो उसके आगे देखो, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन। देखो कि अलग अलग तरीके के हैबिटेट में हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स में सोचो कौन रहेगा, लेकिन वहां पे भी कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ एनिमल्स है वहां पे रहते हैं, कुछ पीपल्स भी रहते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट में बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, फ्रेश वाटर लेक्स में मिलेगा, डेजर्ट्स में मिलेगा, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेगा। लीव अस स्पीचलेस, हम लोग की बोलती बंद करा देती है। कहने का मतलब हम लोग को कोई पास अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए कि लिविंग वर्ल्ड कहाँ कहाँ नहीं है। एवरीवेयर लिविंग वर्ल्ड इज प्रेजेंट, है ना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। तो लिविंग वर्ल्ड हमारा क्या है, बहुत अमेजिंग है ना। लिविंग वर्ल्ड इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स है यहाँ। ठीक है ना। अब देखो हम लोग देखते हैं द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, मतलब जब हॉर्स दौड़ता है या उसे गैलोपिंग हॉर्स, उसकी ब्यूटी देखते हुए, है ना। माइग्रेटिंग बर्ड्स, एक बर्ड्स दूसरे देश से माइग्रेट, जैसे साइबेरियन क्रेन वगैरह माइग्रेट कर करके इंडिया में आ जाती है, कंट्री में आ जाती है ना। तो उनकी ब्यूटी को देख कर करके द वैली ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग अटैकिंग शार्क्स और डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब कितनी खूबसूरत भी है लिविंग वर्ल्ड, है ना। ये बता रहा है कि इतनी सारे फ्लावर्स देखते हैं, शार्क किस तरीके से अटैक करता है अपने आप को, मतलब ये हम लोग को बहुत वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड दिखाता है। ठीक है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है? इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट and cooperation among members of a population and among members of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। क्या चीज? इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इकोलॉजी, हम लोग इकोलॉजी में ना, एक हैबिटेट में, है ना। तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब एक लड़ाई, कहने का मतलब देखो पेड़ है ना, ये देखो ट्रीज है, देखो क्या है, जैसे कि ट्री है, ह्यूमंस हैं, है ना, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कितने विभिन्न प्रकार की चीज है ना। तो ये सब एक इकोलॉजी में रह रहे हैं ना। तो इनके आपस में क्या है ना, कन्फ्लिक्ट चलती रहती है ना। मतलब ह्यूमन पेड़ से कुछ मतलब सबको एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ह्यूमंस बर्ड्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है, कुछ इंसेक्ट्स को भी खाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इकोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। और कॉपरेशन मतलब एक दूसरे को कॉपरेट भी करते रहते हैं ना। आपस में मेंबर क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कॉपरेट भी कर रहे हैं। बर्ड कॉपरेट कर रहा है, कुछ इनको एग्स दे रहा है ह्यूमन को, है ना। ह्यूमन से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ को यूटिलाइज हो रहा है। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉपरेट भी कर रहे हैं, है ना। तो अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, और आप आपस में भी इकोलॉजिकल मतलब ह्यूमंस ह्यूमंस के बीच में भी, एक पूरे मेंबर्स के बीच में, और या सब तरीके की जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके बीच में, अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, मतलब कहने का मतलब जो सेल के अंदर मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही है, कि हम लोग को ये दिखाता है कि हम लोग की लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप की है, मतलब किस टाइप की है। ठीक है ना, क्या चीज से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो तुमको ये लाइन का मतलब समझ में आया होगा। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपस में इकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं एक दूसरे के बीच में, सब एक दूसरे के ऊपर कॉपरेशन भी कर रहा है ना। पॉपुलेशन में, पूरे उस पॉपुलेशन के एरिया में एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं। अगर मान लो कि ह्यूमंस का ही पॉपुलेशन है, तो एक दूसरे को, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को कॉपरेट करते हैं ना, काम एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, है ना।
एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ ए कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के पॉपुलेशन, और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, जो भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है हमारे सेल के अंदर, है ना, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब हो गया तुम्हारे बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रहे हैं, वो हमारे रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी लाइफ कितनी जरूरी है, व्हाट इंडीड इज लाइफ, लाइफ क्या है, क्या कितनी जरूरी है इस चीज को, ठीक है ना, इंडीड। तो इस क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस निकलते हैं। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट, इस क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन है। क्या है ये दो क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन ये है, वो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, ये कैसा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन, ये इसका जवाब क्या होता है, व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग से हम लोग को क्या चीज अंतर प्रोवाइड करता है, मतलब हम लोगों को लिविंग से नॉन लिविंग में क्या अंतर बताता है, ठीक है ना, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिलोसफी क्वेश्चन है, फिलोसफिकल क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का, फिलोसफी क्वेश्चन है। फिलोसफी वन क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, लाइफ है तो इसका पर्पस क्या है, ठीक है ना। As scientists, we shall not attempt answering the second question. We try to reflect on what is living. मतलब फिलोसफिकल क्वेश्चन का तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, साइंटिस्ट इसके ऊपर क्या अटेम्प्ट ले, है ना, कि सब क्या लाइफ का पर्पस है, सबके लाइफ का अपना अपना अलग अलग पर्पस होता है ना जी। तो लेकिन अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लिविंग, मतलब लिविंग को क्या, लिविंग कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कोई किसी भी नॉन लिविंग से खुद को लिविंग कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो होप सो ये पैराग्राफ तुम लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी को देख लेते, कोई डाउट है कि नहीं है। जब हम लोग डिफाइन लिविंग को जब डिफाइन करते हैं ना, व्हेन वी डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्ट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सी होती है जी, जैसा देखो तो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट हो गया, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पांस कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चार सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखा रहा है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स है लिविंग का, मतलब डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कौन कौन सा, बॉडी में ग्रोथ होगा, है ना, रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, कहने का मतलब इन्वायरमेंट को किस तरीके से सेंस कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग रह रहे हैं ना, अभी ठंडी लग रही है तो तुम इन्वायरमेंट को सेंस कर रहे हो ना जी, ठंडी है तो ठंडी में कपड़ा पहनोगे ना, है ना, गर्म कपड़े पहनोगे ना, तो इन्वायरमेंट को तुम सेंस कर रहे हो। एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑफ, किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई तुमको एक चाटा मारेगा तो तुम पलट के दूसरा चाटा मारोगे ना, बर्ड्स को पकड़ने जाते हो तो उसको रिस्पॉन्स लग रहा है ना कि कोई पकड़ने आ रहा है, तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। वन कैन ऐड फ्यू मोर फीचर्स, बहुत सारा फीचर्स और हम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सा और फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब अपने आप का रेप्लिकेशन करता है, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकाज बनते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, वो चीज आगे तुम जेनेटिक्स नहीं पढ़ोगे और आगे भी पढ़ोगे। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब बॉडी में बहुत सारा रीजनरेशन, जैसे लीवर्स के सेल्स में ही सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, हेपेटिक सेल्स में सेल्फ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनके में होती है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेन, सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब वो ऑर्गेनाइज रहते हैं, उनका हर काम ऑर्गेनाइज है। अब बर्ड्स का काम ऑर्गेनाइज रहना कि उनको अंडा कहाँ देना है तो घोंसले में देना, हम लोग का काम ऑर्गेनाइज है ना, तो हम सेल्फ ऑर्गेनाइज है ना। इंट्रैक्ट, इंट्रैक्ट इसका मतलब हो गया कोई भी काम करने के बाद इंटरेक्ट किए, किसी से भी आदमी में इंटरेक्ट कर रहा है ना, तुम आज भी मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो ना, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इंटरेक्शन हो रहा है ना, इंटरेक्शन होने के बाद उसके तुम क्या इमर्ज करके निकलते हो, मतलब उससे तुम्हारा क्या कंक्लूजन निकला है ना, उसको तुम क्या समझ करके उसको इमर्ज कर रहे हो, अपने आप को किस तरीके से इमर्जिंग फीचर्स लेट्स कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इमर्जेंस, ठीक है। चलो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब में ग्रोथ होता ही होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ होता ही होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। अब ग्रो हो रहा है तो उसमें क्या है, देखो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये दोनों ट्विन है, जुड़वा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट रहेगा ना तो बोलेंगे बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जुड़वा है, जुड़वा बिल्कुल ट्विन है ना।
जब इंसान में ग्रोथ होगा ना, तो उसकी देखो तुम्हारे अंदर ग्रोथ कैसे हुआ, ठीक है ना। तुम थे, पैदा हुए, ठीक है ना। तुम पैदा हुए तो तुम बच्चे थे, है ना, बेबी, यू आर अ बेबी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे में ग्रोथ हुआ, तुम्हारे बॉडी में क्या बढ़ा जी, तुम जब पैदा हुए थे तो उस टाइम 3 kg के थे, ठीक है ना। फिर तुम अभी और थोड़ा सा और बड़े हुए, है ना, 1 महीने में तुम्हारा वेट हो गया 5 kg, ठीक है। बड़े हुए तो 5 kg हो गया। फिर उसी तरीके से आज कितना हो चुका है वेट, सबका वेट लगभग 50 kg के आसपास होगा, है ना। कुछ लड़कियों का 40 kg, तो मतलब सब में अपना अपना वेट बढ़ गया। तो बॉडी में मास बढ़ रही है ना, बॉडी में मास बढ़ रही, वेट बढ़ रही है। और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहने का मतलब क्या होता है, देखो ग्रोथ को नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में भी हम लोग करें, ये दोनों मतलब बॉडी में अगर मास भी बढ़ रही है तो भी वो ग्रोथ कहलाएगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कहने का मतलब, अब तुम जब बड़े हो जाओगे, है ना, यू आर एडल्ट, तो तुम रिप्रोड्यूस करोगे, है ना, रिप्रोड्यूस करोगे, तो तुम्हारे इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे। अब तुम्हारी तुम मेल मेल था, और फीमेल, है ना, सॉरी, ये मेल हो गया, ये फीमेल होगी। तो मेल और फीमेल में जब मतलब तुम्हारी शादी होगी, तो अभी तुम्हारी क्या है कि जब आगे की जनरेशन बढ़ेगी, तो जब स्पेसी ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे, है ना, तो तुमसे क्या एक इंडिविजुअल्स बढ़ गया। तो इंक्रीज इन मास, बॉडी में वेट बढ़ना, है ना, बॉडी में वेट तुम्हारा बढ़ रहा है, तो और ग्रोथ होता जा रहा है ना, एज भी बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जब तुम्हारा फर्दर रिप्रोडक्शन करके जब वह ऑर्गेनिजम्स के इंडिविजुअल्स को बढ़ाओगे, तो दीज आर कॉल्ड द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा। तो दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट है तो बॉडी में हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है। अब पता है, इस लाइन के ऊपर ना बहुत सारे बच्चे को पता नहीं, हो सकता है डाउट होता हो, मुझे नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए, ये बात क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक है ना। बॉडी में मास बढ़ना, हमारा वेट बढ़ रहा है, हम लोग बचपन में कितने थे, आज कितना हो रहा, कुछ दिन के बाद और भी वेट बढ़ जाएगा, तो और बॉडी लंबी चौड़ी हो गई, है ना। तो उसमें क्या बॉडी में ग्रोथ दिख रहा है ना। फिर उसके बाद, अगर फिर उसके बाद हम लोग की शादी हुई, तो हम लोग से इंडिविजुअल्स, अब तुम्हारे मम्मी पापा थे, मम्मी पापा से तुम आए ना, तो तुम्हारी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक ग्रोथ का चेंज चल रहा है ना। तो इसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं, इस टाइप के फीचर, इस फीचर्स को हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ जो है, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। हम लोग में ग्रोथ किस टाइप से होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है, कॉमन है बात। सेल डिवीजन ही ना होगा हम लोग में, सेल डिवाइड करता है ना, बताए थे ना लास्ट क्लास में, रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है जब जाइगोट बनता है ना। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब, हम लोग भी मल्टी सेलुलर्स में आए, तो हमारे भी जाइगोट्स जो बनते हैं, तो फिर फर्दर वो सिंगल सेल्ड होते हैं ना, फिर उनके में सेल डिवाइड होकर के फिर एम्ब्रायो बनते हैं ना, फिर एम्ब्रायो से फिर फर्दर बॉडी में सेल डिवीजन के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी चलता रहता है ना। सेल डिफरेंशिएशन होकर के ऑर्गन्स बनते हैं ना, और सेल से टिश्यू डिफरेंशिएशन होकर के फिर टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से फिर क्या है, ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या है, पूरा कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो होते हैं लगभग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके में बॉडी में ग्रोथ किस तरीके से होती है, सेल डिवीजन से होती है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अब देखो, हम लोग में जो सेल डिवीजन होती है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, ज्यादातर मतलब ह्यूमंस के केस में या एनिमल्स के केस में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस के केस में, ये वाला जो लाइन है ना, देखो ये जो लाइन है, सॉरी, ये जो लाइन है, ये क्या है, एनिमल्स का केस में बता रहा है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे आगे लिखी है, इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है ना। तो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सब में ग्रोथ सेल डिवीजन से ही होंगे, लेकिन प्लांट के केस में जो ग्रोथ होगी ना सेल डिवीजन से, वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन रहेगी, मतलब जब तक प्लांट जिंदा है तब तक ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन हम लोग में ग्रोथ ऐसा दिखता है क्या जी, नहीं ना दिखता है, हम लोग में कुछ एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ दिखता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग का ग्रोथ सबका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। अब हम लोग देखो 22-25, जब मेल्स में क्या होता है कि 20 साल तक हो गए, तब लगभग उनका ग्रोथ, अब उसके बाद जो वेट बढ़ता जाता है, तो वो ग्रोथ क्या है ना कि एक मतलब एक सर्टेन एज तक है, रिप्रोडक्शन भी एक सर्टेन एज तक होता है, तो मतलब वो अपने इंडिविजुअल्स भी सर्टेन एज तक बढ़ा सकते हैं, है ना। और वेट का क्या है कि कभी कभी अप डाउन होता रहता है, तो देखो इंक्रीज इन मास मतलब कहने का मतलब
बॉडी वेट मतलब एक मास में इंक्रीज हो गया, एक सर्टेन एज तक मतलब ग्रोथ होता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ हुआ तो सर्टेन एज तक ही ग्रोथ रहा, बॉडी वेट भी लगभग एक सर्टेन एज तक बढ़ता है, फिर उसके बाद आदमी उसको फ्लेक्सिबली मेंटेन हो जाता है। ह्यूमंस के केस में, सबके केस में होता है, जितने भी एनिमल्स हो गए इन सब में के केस में एक पीरियड तक ग्रोथ होता है, सर्टेन एज तक। समझ में आ गया ना। अब प्लांट्स के केस में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली जब तक वो जिंदा है प्लांट तब तक वो ग्रोथ चलता रहता है, ठीक है। अब देखो आगे का लाइन क्या लिख रहा है, सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। सेल डिवीजन बहुत सारे टिश्यूज में जो होते हैं, क्या है कि टिश्यू था, ठीक है ना, बहुत सारा सेल है, सेल से क्या बना जी, टिश्यू बन गया। तो टिश्यू जो बना, तो टिश्यू में क्या होगा फिर फर्दर, इसमें सेल डिवीजन हुआ ना, फर्दर सेल डिवीजन हुआ, इसका सेल फिर डिवाइड किए। तो क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टिश्यू का जो सेल मर चुका होता है। अब जैसे कि तुम्हारा ही हाथ है ना, तुम्हारा हाथ है, ठीक है ना, हैंड्स है। तो हैंड में तुम्हारा कोई इपिथेलियल सेल्स मतलब कि बॉडी स्किन होता है, ये डैमेज हो गया स्किन ना, ऊपर का सुपरफिशियल स्किन डैमेज हो गया। स्किन जब डैमेज हुआ तुम्हारा, तो वहां पर के उस टिश्यू के बहुत सारे सेल्स मर गए होंगे। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद देखते होंगे कि वो सही हो जाते हैं, है ना। कैसे सही होते हैं वो, तो वो सही होते हैं सेल डिवीजन से ना। टिश्यूज होते हैं, उनके टिश्यूज में जो सेल्स लॉस्ट, जो सेल्स खत्म हो चुके हैं, उनको सेल डिवीजन की मदद से ये सेल्स रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होता है जी, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है ना। और यूनिसेलुलर का जो ग्रोथ देखना है सेल डिवीजन में, देखो वो तुम सिंपल से देख सकते हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी सिंपली सेल डिवीजन से ग्रो करता है, ठीक है। अब देखो आगे का लाइन क्या लिख रहा है, वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स। इन विट्रो का कोई मुझे मतलब बताएगा चैट बॉक्स में। मैं अभी आता हूँ चैट बॉक्स में, अभी मैं इसको रोक रहा हूँ, देखता हूँ किसको किसको पता है इन विट्रो, ठीक है। बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को तुम ग्रोथ बहुत इजीली देख सकते हो। अभी इन विट्रो का मतलब मैं ही बता देता हूँ, नहीं नहीं मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में, देखो बताता हूँ कि इन विट्रो का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में देखता हूँ। अच्छा टेस्ट ट्यूब वाह, है ना, तेरा बॉडी के अंदर। अच्छा, थ्रू लैब टेक्नोलॉजीज ऑक्साइड बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल मीडियम, वेरी गुड तुबा। ओह, तुबा आंसर बड़ा अच्छा लिखती है। आउटसाइड ह्यूमन बॉडी टेस्ट ट्यूब, कल्चर है ना, मतलब सेल्स के बाहर हम लोग बिल्कुल टेस्ट ट्यूब में भी इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। और उसको हम लोग फिर माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके में अंदर देख सकते हैं, उस टेस्ट ट्यूब का सैंपल्स लेकर करके देखेंगे, तो देखेंगे कि किस तरीके से उनके अंदर सेल डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो डिवाइड हो रही है मतलब उनके में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में काफी यूनिसेलुलर है ना, सिंगल सेल्ड, तो उनके में काफी इजिली तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से उनके में सेल डिवाइड हो रही है। जैसे अमीबा यूनिसेलुलर से, मतलब किसी भी चीज में यूनिसेलुलर में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर में हम लोग काफी इजीली तरीके से हम लोग देख लेंगे बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे हम लोग उसको देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ किस तरीके से सेल्स डिवाइड कर रही है ना। सेल्स है तो फिर किस तरीके से सेल्स आ रही है, फिर सेल्स डिवाइड कर रही है ना, फिर सेल्स डिवाइड कर कर करके दो सेल्स ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, जस्ट लाइक अमीबा में देखे हो ना, बस उसी तरीके से सेम। चलो आगे देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स का मतलब वही हो गया बाबू, हायर एनिमल्स चले गए तुमको अबव ग्रुप ऑफ मोलुस्का से स्टार्ट हो जाते हैं ना, मोलुस्का अर्थ्रोपोडा में हायर एनिमल्स नहीं बोलोगे, बड़ा अर्थ्रोपोडा में कुछ बोल नहीं, अर्थ्रोपोडा में नहीं बोलोगे, हायर एनिमल्स तुमको मोलुस्का से शुरू हो जाते हैं, काइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मोकुस टेरिडोफाइट्स के भी आए थे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट होता है, ग्रोथ भी प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे का क्या है, म्यूचुअली एक दूसरे का एक्सक्लूसिवली है, म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ देकर के चलते हैं और उनमें प्रेजेंट होता है हायर प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है।
वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हम लोग देखते हैं कि बॉडी मास जैसे बढ़ती है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। बॉडी मास बढ़ रही है हम लोग की, तो हम लोग बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो जिसका भी सवाल था, देखो हमारे बॉडी में वेट बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव पीरियड भी एक टाइम तक चलती है ना। वेट का भी प्रोसीजर एक टाइम तक ही है, ठीक है ना। फिर हम लोग उसको ज्यादा ओबेस कर ले तो वो अलग सी चीज है वो। लेकिन बॉडी में वेट, बॉडी में जो मास की प्रॉपर्टी है ना, वो एक लिमिट तक, एक 22-23 ईयर्स तक ही वो चीजें बॉडी में पूरी ग्रोथ आती है, ठीक है ना। फिर रिप्रोडक्शन अप्रोक्स मेल्स में भी, अगर फीमेल्स में देखो, मेल और फीमेल दोनों के थ्रू ना रिप्रोडक्शन, और फीमेल में 45 के आसपास में रिप्रोडक्शन, मेनोपॉज हो जाता है। तो मेनोपॉज हो जाता है, फिर रिप्रोडक्शन होने का जो आगे इंडिविजुअल्स बढ़ने का जो चीज है, तो दोनों नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या बताते हैं, रिप्रोडक्शन में इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये चीज बता चुके हो तुम लोग, ये चीज समझ में आ गया होगा। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहने का मतलब हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और ये सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हम लोग ये जानते हैं कि ये बात ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि बॉडी मास में जैसे बढ़ोतरी होगी हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। तो हम लोग इस टाइप का चीज नॉन लिविंग में भी देखते हैं, है ना। तो नॉन लिविंग में कैसे देखते हैं जी ये चीज, है ना। नॉन लिविंग में भी हम लोग को ये चीज दिखता है। जो कौन एक लड़का क्वेश्चन बोल रहा था कि देखो सर माउंटेन्स में भी ग्रोथ होता है, तो बाबू ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है, तो तुम सबको पता है। हम आगे की लाइन में पढ़ेंगे तब ना तुम्हें बताएंगे, कि सबके साथ तो चलेंगे ना हम। सिर्फ तुम बहुत ज्यादा पढ़ लिए हो तो हम तुमको तो एक स्पेशल, हाँ जो भी थे स्टूडेंट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि हाँ तुम जान रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा नहीं ना कुछ फायदा है इससे। चलो ठीक है, होता है इस एज में, कॉमन है, सब बच्चे अभी ओवर स्मार्ट बनते हैं। चलो देखो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी ग्रोथ होता है, ठीक है ना। कैसे होगा, अगर हम लोग ये जो क्राइटेरिया है बॉडी की ग्रोथ, मतलब बॉडी मास की ग्रोथ को कंसीडर करने के लिए, कि मतलब देखो, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। जैसे कि देखो कि क्या माउंटेन्स रहता है, तो माउंटेन्स में क्या है, या बोल्डर्स, बोल्डर्स उसी टाइप का कुछ बना हुआ होता है, माउंटेन्स ही टाइप का कुछ रहेगा। सैंड मोल्ड, सैंड, जब बालू बहुत सारा सैंड मोल्ड्स बना रहता है ना, डू ग्रो। तो हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। देखो क्या है, माउंटेन्स का देखते हो ना, पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मटेरियल्स एक्यूमुलेट होने लगता है, तो उनकी बॉडी की मास बढ़ती जा रही है ना। बोल्डर्स में भी वही चीज होता है, मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। अब देखो क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्या है, मटेरियल्स एक्यूमुलेट होते 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 हो गया। अब यही पहाड़ की साइज बढ़ गई ना, ये इतनी हो गई, तो ये बॉडी के मटेरियल्स एक्यूमुलेशन हो गया, है ना। तो मटेरियल्स एक्यूमुलेशन हो गया, तो जैसे मटेरियल्स एक्यूमुलेशन हुआ, तो जिसके वजह से किस क्या हो गया उसमें, मास बढ़ा, मास बढ़ा उसमें। तो बॉडी में हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ हो रहा है, बोल सकते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया फॉर मास, ठीक है ना। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारा ग्रोथ होता है, देखो ग्रोथ जो होता है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो हमारे अंदर से होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कहाँ से होता है, हमारे बॉडी के अंदर से होता है। लेकिन इसीलिए ग्रोथ हमारे अंदर से होता है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कहाँ से होता है, बाहर से हो रहा है ना। आर्टिफिशियली मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है और फिर उसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो अब देखोगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कहाँ से हो रहा है बाबू, बॉडी के अंदर से हो रहा है। हम लोग के बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रहा है, मतलब हड्डी बढ़ रही है, और फिर उसके बाद उसमें मांस आ रहा है, मतलब तुम्हारे अंदर मसल्स का डेवलपमेंट हुआ, बॉडी में मांस बढ़ा, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद, और ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होता है एनिमल्स के केस में, एक उसके बाद वो रुक जाता है। लेकिन और वही नॉन लिविंग के केस में तुम क्या देखे कि उनकी जो ग्रोथ हो रही थी वो मटेरियल्स की एक्यूमुलेशन होने से हो रही थी, है ना। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसमें किस टाइप की ग्रोथ हो रही थी नॉन लिविंग में। तो एक बात याद रखना, नॉन लिविंग शो एक्सटेंसिव टाइप ऑफ ग्रोथ।
एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है जी, बाहर से ग्रो करना, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, है ना। और लिविंग थिंग्स शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो जाएगा सबको, क्लियर हो गया होगा सबका, है ना। हमारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ से हो रही है, अंदर से हो रही है। और नॉन लिविंग में ग्रोथ कहाँ से हो रही है, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल से। तो इसीलिए ग्रोथ को कभी भी ना, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट, कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि एकदम डिफाइन है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बोल सकते हैं इसको, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इट इज, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब गुण है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुण है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बाबू, क्यों ये बात खराब कर रहा है यहाँ पे आकर करके, क्यों ये खराब इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने नॉन लिविंग में भी ग्रोथ दिखा दिया। क्योंकि ग्रोथ का क्या क्राइटेरियन होता है, इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। क्या पढ़े थे, इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में से इंक्रीज इन मास वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम लोग इस चीज को कंसिडर कर देते हैं, तब हम लोग को क्या बोल दिया जाता है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखो मास तो एक्यूमुलेट हो रहा था जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ हो रहा है। तो बात तो सच्चाई है। तो इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कभी भी नहीं हो सकता है ग्रोथ। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना। वेयर वी कैन अंडरस्टैंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। ये क्या है, एक ऐसा कंडीशन, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होता है ग्रोथ, लेकिन ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक चीज याद रखना, जब आदमी मर जाता है तो डेड ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्या डेड ऑर्गेनिजम्स में कोई ग्रोथ होगा जी, नहीं ना, कोई ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है ना। डेड ऑर्गेनिजम्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, चाहे प्लांट का ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, प्लांट का भी एक लाइफ स्पैन का ग्रोथ कब तक होता रहता है ना। सॉरी प्लांट में, सॉरी सेल डिवीजन कब तक होता रहता है, एक क्या बोला जाता है, प्लांट में सेल डिवीजन कब तक होता रहता है, जब तक वो उसका लाइफ स्पैन रहता है। और हम लोग में सेल डिवीजन रुक जाता है, ठीक है ना। हम लोग में सेल डिवीजन एक सर्टेन एज तक रुक जाता है, क्लियर है। और ग्रोथ भी हम लोगों का एक लिमिट तक रहता है, उसके बाद रुक जाता है। प्लांट में थोड़ा चलता ही रहता है, ठीक है। क्योंकि उसमें सेल डिवीजन है तो कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ होता रहता है। और मिल्स में बेसिकली ये क्राइटेरिया था सेल डिवीजन के लिए, है ना। बेसिकली ये क्राइटेरिया किस चीज के लिए था, सेल डिवीजन के लिए, कि प्लांट में सेल डिवीजन जो होता है वो तुम्हारा एक कंटिन्यूअसली लाइफ स्पैन तक चलता रहता है। अब जब प्लांट मर जाएगा तो किस क्या उसमें सेल डिवीजन होगा, नहीं ना होगा। तो डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रोथ कर सकता है, नहीं कर सकता। इसी तरीके से एनिमल्स में क्या है, तो ग्रो दिस ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टेन एज, ठीक है ना। ग्रोथ एक सर्टेन एज तक दिखाते ही, उसके बाद जो सेल डिवीजन होता है और वो मेटास्टेसिस कैंसर्स में बदल जाता है, तो वो अलग सी बहुत, देखो कुछ पॉइंट होता है ना, बस उसको स्ट्रिक्ट करके रखना होता है, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट करके सोचना होता है कि हाँ ये ठीक है कि एनिमल्स के केस में ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक ही दिखाई देता है। उसमें आप पीएचडी नहीं करने लगता है, पीएचडी आगे एमबीबीएस में कर लोगे, एमबीबीएस में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी तुमको, ठीक है। तो उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते तुम लोग को, क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत लगेगा लेकिन तुम्हारा टाइम लैप्स होता है, ठीक है ना। तो ग्रोथ क्या होता है कि सर्टेन एज तक हो गया, प्लांट्स में क्या हो गया, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन सेल डिवीजन चलता रहा तो ग्रोथ भी उसका होता रहता है। और डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। और किसी को क्या क्या ये अब आ गया, देखो रिप्रोडक्शन भी क्या है बाबू, रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हेलो क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, बोलो। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलो। सर ये वाला जो आपने लाइन इम्पोर्टेंट बताई थी, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हम्म, वाली फ्रॉम इनसाइड, वो दोबारा यस, समझा दो। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। देखो एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ग्रोथ कहाँ से हो रहा है, अंदर से हो रहा है ना, मतलब हड्डियां तुम्हारी बढ़ रही है, मसल्स जनरेट हो रहे हैं, है ना। तो तुम्हारे में कोई ऐसा ग्रोथ नहीं ना हो रहा है कि तुम्हारे में बाहर से कहीं से ग्रोथ हो रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई मटेरियल वटेरियल एक्यूमुलेट तो हो नहीं रहा है, नहीं ना।
तुम्हारी ग्रोथ पूरी बॉडी में जो खाना खा रही हो, है ना, खाना खा रही हो, यस सर। मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, तब ना ग्रोथ हो रही है बॉडी में, है ना। तो तुम्हारी ग्रोथ क्या है, इंट्रिंसिक है, बॉडी के अंदर से मतलब चलिए, मतलब इनसाइड हो रही है। और नॉन लिविंग में ग्रोथ का फीचर क्यों आ जाता है, क्योंकि और हम लोग की बॉडी की ग्रोथ अंदर से हो रही है, तो अंदर से मास बढ़ रही है ना, वेट करती हो तो देखो हाँ मास बढ़ रहा है, हम लोग की बॉडी वेट बढ़ गया। तो अब तुम नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक जब देखोगी तो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स देखते हो ना, पहाड़ और ऊंचे होते जाते हैं, पहाड़ ऊंची हो रही है ना, तो पहाड़ ऊंची हो गई, या सैंड बॉल्स साथ देखती हो ना, कि थोड़े से यस सैंड सर। थे वो बड़े हो गए, तो कैसे हो गए वो सब, मटेरियल्स के एक्यूमुलेट होने से हुआ, तो उनकी भी मास बढ़ गई। तो मास बढ़ी कैसे, तो उनके नॉन लिविंग है, उनके में मास कैसे बढ़ी, मटेरियल्स के एक्यूमुलेट होने से, तो उनकी ग्रोथ को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे जी, एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। क्लियर। यस सर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है। कब ब्रेक हो जाती, उस टाइम ब्रेक हो गई थी क्या? यस सर। अच्छा, सब समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। अच्छा, ये लाइन का मतलब तुम्हें समझ में आया था, मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सर आवाज ब्रेक हो गई थी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, उड़ता वैसा। इसमें भी आवाज ब्रेक हो गई थी? सर तुम्हारी पता नहीं। इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, और कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। नहीं, नो सर। ओके, और देख लीजिए सर, किसी को कोई डाउट है तो उनको माइक दे दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो, हैंड रेज वगैरह किए हुए हैं तो। ठीक है, मैं माइक दे रहा हूँ, 1 by 1 दे रहा हूँ। फिजिक्स एट 12, क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बोलिए। सर हमें वो नॉन लिविंग में बता दीजिए कि ग्रोथ कैसे होती है। अच्छा, नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होती है ना। नॉन लिविंग में क्या है, नॉन लिविंग में तो कोई जान होता नहीं है। पहाड़ देखिए, पहाड़ में कोई जान होता है, नहीं ना होता है। अभी ठंडी का मौसम है, देखोगे ना कश्मीर वश्मीर में पहाड़ देखोगे तो उसके ऊपर बर्फ से एकोमुलेट हो जाएगा, है ना, तो पहाड़ की देखोगे कि साइज भी बढ़ गई है, और उस पहाड़ की मास भी बढ़ गई होगी ना, जब कोई चीज मटेरियल ऊपर से एकोमुलेट हो जाए तो उसकी क्या है, वो मतलब मास भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रोथ का कौन सा क्राइटेरिया ले रहे हैं, इंक्रीज इन मास वाला। देखो ग्रोथ का दो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना ग्रोथ का, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो तुम्हारा जब किसी भी चीज में बॉडी का मास बढ़ेगा, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या है, बाहर से उनका मास बढ़ रहा है, पहाड़ है तो उसके ऊपर मटेरियल एक्यूमुलेट होकर के, और पहाड़ ऊंची हो रही, तो ऊंची हो गई तो कैसे, उसमें मटेरियल बाहर से एक्यूमुलेट हुआ, तो उसमें भी क्या दिखाएगा, उसकी मास भी बढ़ जाएगी वो पहाड़ की, है ना। कोई भी चीज ऊपर से सैंड बोल्ट है, मतलब बहुत सारा बालू का छोटा छोटा बनाया होता है, लेकिन देखोगे और बालू उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते 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 कितना बड़ा सैंड मोल्ड बन जाता है। तो क्या है, उसमें नॉन लिविंग था, तो उसमें बाहर से मटेरियल एक्यूमुलेट हुई तो ग्रोथ हो गया उसमें, तो उसमें ग्रोथ हो गया, तो वो क्या है भाई, मटेरियल एक्यूमुलेशन है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इनके में ग्रोथ हो रही है, लेकिन इनके में कैसी ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब बाहर से ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। थैंक यू। डाउट क्लियर, ओके। और किसी का डाउट है तो देख लीजिए, किन्हीं को पूछना है वर्बली तो। चलो नहीं पूछना है तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। मेरी पेंसिल कहाँ चली गई, ठीक है, इधर देखते हैं हम लोग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बाबू। हाँ 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 हाँ, बोलो 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 बोलो। सर सर हमको वो कैरेक्टिस वाला समझ में नहीं आया। कैरेक्टिस ऑफ लिविंग सिस्टम है, डेड ऑर्गेनिज्म में। डिफाइन डिफाइनिंग, देखो देखो क्या है कि ये ग्रोथ प्रोडक्ट, मतलब ग्रोथ जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, लेकिन इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग फीचर का मतलब समझते हो बाबू क्या होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का गुण तो है कि उसमें ग्रोथ होती है, लेकिन कभी भी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं कहला सकता है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या है, ग्रोथ दिखा रहा है। कैसे ग्रोथ दिखा रहा है कि ग्रोथ का डेफिनेशन खुद ही कहता है कि ग्रोथ अपना मतलब कैरेक्टरिस्टिक खुद बताता है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी उसका इंक्रीज इन मास वाला कैरेक्टरिस्टिक शो कर करके उसमें भी ग्रोथ दिखा रहा है। तो दैट इज वाई यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन देखोगे क्या लिख रहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। देख रहे हो ना, मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहे हो ना, स्क्रीन पे दिख रही होगी तुम्हें, जी सर, जी सर। देख रहा है ना। तो इसीलिए
तो इसीलिए कभी भी ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ओके सर। डाउट क्लियर? हाँ चलो जी देखो, अब देखते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसमें भी। हाँ बोलो। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, बोलो। सर आपने ये क्वेश्चन किया था इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स, ये वाला। हाँ हाँ सर हाँ इससे जो हमें समझ में आया सर कि एक तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास, इससे ये ग्रोथ होती है, और दूसरी होती है रिप्रोडक्शन से। तो जैसे जनरेशन आगे जा रही है तो फिर ये भी तो ग्रोथ है। हेलो हाँ सर। ग्रोथ है, हाँ जी ग्रोथ है, तो बोलो ना सर ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इससे हमें ये हम्म समझ में आया कि एक तो ग्रोथ होती है इंक्रीज नंबर ऑफ मास, और दूसरा हम्म होती है रिप्रोडक्शन के थ्रू कि जनरेशन आगे जा रही है इन ठीक दीज है, मेथड थ्रू। वो तुम समझी, इट्स ओके। बट देखो मैं सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इसलिए कहलाता है कि कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ग्रोथ होती है तो उस वक्त रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है ना, तो एक्सक्लूसिवली है दोनों में, ठीक है ना। तो जी मैम। एक्सक्लूसिव हायर प्लांट्स में एनिमल्स में जब ग्रोथ होती रहती है उस वक्त रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो तुमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा चैप्टर में, जैसे मैंने क्यों वो चैप्टर रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो देखो रिप्रोडक्शन उस टाइम पढ़ा तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जुवेनाइल फेज आता है, जो ग्रोथ का पीरियड चलता है। जुवेनाइल फेज जैसे खत्म होता है तो फिर तुम्हारा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से इसलिए ये लाइन का मतलब देखो, एनसीईआरटी ऐसी किताब है कि इसको पढ़ना और समझना इट्स सो टफ, इट्स सो टफ। नो एनी टीचर्स विल टीच डायरेक्टली एनसीईआरटी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इसी रीजन से कभी नहीं टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को हर एक वर्ड को समझाना और हर एक वर्ड का मतलब पता होना ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं, सो डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि देखो मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। बात सही है कि देखो दोनों में ग्रोथ भी हो रहा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या होता है, एक्सक्लूसिव इसलिए है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कभी भी हायर प्लांट्स और एनिमल में एक साथ नहीं होते हैं। समझ में आया? सर हम्म सर क्वेश्चन है कि आपने बताया कि एक सर्टेन एज के बाद इंसान का ग्रो होना कम हो जाता है, हम्म। तो सर्टेन एज के बाद इंसान का ग्रो मतलब जो ग्रोइंग सेल होती है वो डेथ हो जाती है या फिर वो ग्रो ही नहीं? नहीं नहीं, देखो क्या है कि सेल डिवीजन अब उसमें खत्म हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद, ठीक है ना। अब सेल डिवीजन नहीं होता है फर्दर। समझ में आ गया ना, उसमें बॉडी में उस टाइप का सेल डिवीजन नहीं होता है, जो ग्रोथ वाला जो सेल डिवीजन होता है ना वो नहीं होता है। वो बॉडी फिर आगे का लाइन एनसीईआरटी क्या लिखता है, देखो देखो आगे का लाइन एनसीईआरटी क्या लिखता है कि सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। ठीक है ना, सेल डिवीजन होती है, कोई कोई टिश्यूज जहाँ पे लॉस्ट हो जाता है वहां पे सेल डिवाइड कर कर करके वो रिकवर कर जाती है। लेकिन जब ग्रोथ की बात करोगी ना, तो वो अब ग्रोथ एक सर्टेन एज तक हुई, अब उसके बाद उसमें बॉडी में ग्रोथ नहीं होती। लेकिन प्लांट्स के केस में जब तक वो लाइफ स्पैन है ना उनका, तब तक वो सेल डिवीजन भी होता रहता है उनके में और ग्रोथ होती रहती है। हाँ, एनिमल्स के ह्यूमंस के केस में या एनिमल्स के केस में उस टाइम में भी सेल डिवीजन होती है जब मेटास्टेसिस का केस आ जाता है, जब कैंसर का सेल्स आ जाता है। तो वो चीज बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। वो चीज समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम अभी इतना मतलब समझ गए ना, कोई इशू नहीं ना है इसमें? नो सर। क्लियर है डाउट पक्का? जी सर, थैंक यू। ओके चलो, अब माइक मत दीजिए सर किसी को, ठीक है, फाइन। अब देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। चलो तुम लोग नहीं, देखो कोई इशू, तुम लोग डाउट्स पूछो, बिल्कुल पूछो। आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सिलेबस थोड़ा सा मैं वक्त इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ तुम लोग को कि तुम लोग डाउट्स भी बिल्कुल पूछो। चलो देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन जो होती है वो रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing feature more or less similar to the parent। सच्चा ही है ना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग ऑर्गेनिजम्स में जो हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो हम लोग में जो रिप्रोडक्शन होती है तो हम लोग के बच्चे, प्रोजेनी का मतलब ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चे, ठीक है ना। तो जो उनके यंग वंस हुए वो उनके में क्या फीचर्स दिखेगी, पेरेंट्स के बहुत सारे सिमिलैरिटीज दिखेगी ना, पेरेंट्स जैसे होंगे तो सिमिलैरिटीज दिखेगी क्या, कि हाँ इंसान के बच्चे थोड़ा बहुत शक्ल मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा बहुत पेरेंट से मिलता है ना, दोनों का शक्ल कुछ फीचर्स दिखते हैं सिमिलर, है ना। Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction, that is very important।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनवेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स तो होते नहीं है ना, इनवेरिएबल रहते, इम्प्लिसिटी, ये दोनों फीचर्स जो होता है बिल्कुल किस चीज को डिफाइन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है ना। और इनवेरिएबली और इनवेरिएबल का तो मतलब समझ गए होगे तुम लोग। इम्प्लिसिटी का मतलब तुम लोग से मैं लास्ट में पूछूंगा, मैं अभी बताऊंगा नहीं, ठीक है ना, देखता हूँ सबको कितना पता है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। एक सेकंड, हाँ आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, तो सेक्सुअल के साथ साथ एसेक्सुअल मींस पे भी तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, पता ही है तुम लोगों को। तो फंजाई जो क्या करता है, फंजाई के केस में क्या होता है देखते हो कि फंजाई अपने आप को मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। अब देखोगे कि हम लोग कल रिप्रोडक्शन में भी देखे हैं कि हाँ ठीक है, फंजाई क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, किस तरीके से मल्टीप्लाई कर देता है, तो वो बहुत सारा स्पोर्स बना लेता है ना, उसमें स्पोरुलेशन के थ्रू हो जाता है कुछ रिप्रोडक्शन उसका फंजाई में, तो स्पोर्स बना लेता है बहुत सारा, स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, उनके अंदर बहुत सारा स्पोर्स बन जाता है, तो जिसके वजह से वो अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके इजिली स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। अब तुम देखोगे क्या, ये सब तुम पढ़ चुके हो मतलब कल वो वाले रिप्रोडक्शन टॉपिक में मैंने बताया ही ऑलरेडी, स्पोरुलेशन वगैरह सब बता ही चुका मैं। अब देखो क्या है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में आ गया, तो हम लोग ईस्ट और हाइड्रा में फिर क्या देखते हैं, बर्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, बर्डिंग बता ही चुका हूं मैं, है ना, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसीलिए मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया कि देखो कुछ कुछ चीज यहाँ पे इस चीज की सिमिलैरिटी भी मिलेगी। अब आगे देखते हैं हम लोग प्लानेरिया। प्लानेरिया का मतलब क्या होता है, फ्लैट वॉर्म्स, प्लानेरिया फ्लैट वॉर्म्स, तुम लोग अभी नाम जान लो, बस नाम सुन लो। प्लानेरिया फ्लैट वॉर्म्स के बारे में मैंने उस दिन भी बताया कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है ना, फ्रेगमेंटेशन होता है प्लानेरिया फ्लैट वॉर्म्स में, प्लानेरिया फ्लैट वॉर्म्स में तो फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, इवन दो हाइड्रा में भी मैंने बताया था कि फ्रेगमेंटेशन होता है ना। तो हाइड्रा में देखो बर्डिंग भी होता है, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी होता है। उसी तरीके से फ्लैट वॉर्म का एग्जांपल प्लानेरिया फ्लैट वॉर्म्स में क्या हो रहा है, यू ऑब्जर्व दैट ट्रू रीजनरेशन, रीजनरेशन देखते हैं हम लोग कि इसमें फ्रेगमेंटेशन से नहीं होता, एक रीजनरेशन कर रहा है, मतलब कि एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, और देख जानते हो एक बात जान लो, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन लगभग लगभग सेम है, ठीक है ना, लेकिन इसमें ट्रू रीजनरेशन मतलब कंप्लीट रीजनरेशन दिखता है प्लानेरिया प्लेटफॉर्म से, किस तरीके से कि बॉडी का एक पार्ट फ्रेगमेंट, मतलब बॉट है ना, जैसे कि कोई भी था प्लानेरिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना, ये बॉडी ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, एक पार्ट ये निकला, ठीक है ना, अब ये पूरा क्या ग्रो कर जाएगा किसमें, कंप्लीट एक प्लानेरिया में ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। तो रीजेनरेट्स द लॉस्ट पार्ट, नहीं एक सेकंड एक सेकंड, हाँ देखो देखो एक सेकंड, मैंने उसका कंसेप्ट बता दिया, वेट वेट, यहाँ पे क्या होता है देखो, अब जैसे कि क्या है, रीजनरेशन हो जाता है, यहाँ पे ट्रू रीजनरेशन देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, प्लानेरिया है ना, अब उसका ये पार्ट काट के तुम हटा दिए, कौन सा पार्ट काट के हटा दिए, ये पार्ट काट के हटा दिए, हट गया, ये फ्रेगमेंटेड हो गया, खत्म। तो ये जो फ्रेगमेंट खत्म हो गया, तो इसका जो पास पार्ट यहाँ तक ही रहा ना, ये पार्ट तो लॉस्ट हो गया है ना, तो लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, तो न्यू ऑर्गेनिजम्स तो बन ही जाएगा, ये जो बॉडी जो लॉस्ट पार्ट आया, ये कंप्लीट क्या करके फिर क्या बना लेगा, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेगा। और इवन दो यही रीजनरेशन भी हो जाता है, इवन दो ये जो दो ठो पार्ट बचा ना, इसमें जो ऊपर का पार्ट मैंने काटा था, ये भी क्या हो जाएगा, रीजनरेट कर जाएगा, क्या हो जाएगा जी, रीजनरेट कर जाएगा। तो इसमें ट्रू रीजनरेशन दिखता है हम लोगों को, तो बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं फंजाई, फंजी, फिलामेंटस एल्गी, वही एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, बस नाम याद रखो। प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, अभी इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, बस नाम याद करके रट्टा रख मार के अभी रखना, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस का मतलब समझ में आएगा, आगे के चैप्टर में समझ में आएगा, ठीक है ना। तो प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस मैं बता दूंगा, नो इश्यूज, बट प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस नाम अभी बस याद रखो, ठीक है ना। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंट एल्गी में जिसमें फिलामेंटस और फ्लैजेला, मतलब फिलामेंट्स वाले एल्गी होते हैं, एल्गी रहेंगे उसमें लेकिन फिलामेंटस फॉर्म में, इस तरीके से फिलामेंट्स के फॉर्म में फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट रहता है उसमें, ठीक है ना। ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन, देखो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे इसी दोनों से पूछता है, बहुत सारे फंजाई में
कुछ कुछ फिलामेंटस एल्गी ऑफ प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। लेकिन प्लानेरिया और प्लानेरिया में क्या देखोगे तुम, ट्रू रीजनरेशन देखोगे तुम। प्लानेरिया के केस में कभी भी फ्रेगमेंटेशन मत मारना आंसर में, ठीक है ना, क्या बोलना कि रीजनरेट कर जाते हैं, बॉडी उनकी रीजनरेट कर जाती है, ठीक है ना, कि इसमें फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रीजनरेट कर जाते हैं, लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, ये तो फ्रेगमेंटेशन तो इसमें दिखता ही, देखो रीजनरेशन जहां होगा वहां फ्रेगमेंटेशन भी प्रेजेंट होगा, ये एक दोनों के लिए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से, ठीक है ना, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान से देखना, सुनो मेरी बात को, कि देखो प्लानेरिया का जब क्वेश्चन पूछेगा तुमसे तो वहां पे आंसर क्या मारना है, ट्रू रीजनरेशन मारना, कि प्लानेरिया में क्या दिखती है, ट्रू रीजनरेशन दिखती है, कि आप फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो है, फ्रेगमेंट तो टूटा ऑर्गेनिज्म regenerates the lost parts of its body and becomes a new organism। ये तो बॉडी में डेवलप कर ही जाएगा, फ्रेगमेंटेशन तो यहाँ पे हो जाएगा, इवन तो यहाँ पे रीजनरेशन भी दिखेगा, जो लॉस्ट पार्ट हुआ है ना बॉडी का, तो ये फिर यहाँ पे रीजनरेट भी कर जा रहा है। ये जो पार्ट लॉस्ट हुआ था यहाँ पे आया था, ये तो अपना नया ऑर्गेनिज्म से वो बना ही लिया, ये है ना, नया ऑर्गेनिज्म से ये बना ही लिया, लेकिन साथ ही साथ ये वाला भी ऑर्गेनिज्म ये अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लिया। लेकिन फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस में सब में क्या दिखेगा तुमको, फ्रेगमेंटेशन ही दिखेगा, ठीक है ना, वो फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे, बॉडी है एल्गी का, ठीक है ना, मान लो कि एल्गी है, एल्गी का बॉडी टूटेगा फ्रेगमेंट्स में और सारा फ्रेगमेंट्स एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में बन जाएगा। तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, बोले सर क्या है ये बात बोल रहे हैं कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों बात तो एक ही है, यस इसी तो बोल रहा हूँ, बहुत दोनों एक ही चीज है लगभग लगभग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि रीजनरेशन में जो बॉडी इसकी बात रीजनरेट की ना, वो रीजनरेट करेगा, ये जो फ्रेगमेंट है ये आगे जाकर के फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा, ये जो लॉस्ट पार्ट हुआ है इसके बॉडी का, ये इसमें रीजनरेट हुआ, इसलिए इसको रीजनरेशन कह दिया गया। और उसी तरीके से जब तुम्हारा फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस की बात आई, तो उसमें क्या हुआ कि फ्रैगमेंट्स में टूटा और हर एक फ्रैगमेंट न्यू ऑर्गेनिजम्स में बनता चला गया, है ना जी, क्लियर है। चलो अब देखो, जब हम लोग व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, है ना, यूनिसेलुलर एल्गी अमीबा को बोलते हैं भी हैं, ठीक है ना, अमीबा इज आल्सो नोन एज यूनिसेलुलर एल्गी, ये बात ध्यान में रखना। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हो गए, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा हो गई, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। यार देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखो, यहाँ पे देखो बिल्कुल कोरिलेट करो ये दोनों पॉइंट को, देखो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े थे अभी, क्या पढ़े थे, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है, ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ग्रोथ तो देख लिया इस तरीके से, लेकिन रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, जैसे इसमें ग्रोथ हो रही है ना, जो सेल डिवाइड कर रहा है, ग्रोथ भी तो हो रही है उसमें, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस है। सिनोनिमस का मतलब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पे तो सेल्स बढ़ा रहा है सेल डिवीजन की मदद से, तो सेल्स भी बढ़ रहा है, तो जैसे कि उसमें ग्रोथ हुई तो साथ ही साथ इसमें रिप्रोडक्शन भी हो गई। तो ये कैसा इवेंट्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में इंक्लूसिव इवेंट्स होता है ये, ठीक है ना, ये कैसा इवेंट होता है जी, इंक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव इवेंट्स मतलब एक साथ इंक्लूडेड है, रिप्रोडक्शन के साथ ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। कहने का मतलब रिप्रोडक्शन जब होगा उस टाइम ग्रोथ नहीं होती हायर प्लांट्स एनिमल्स में, दोनों एक्सक्लूड करके चलता है, मतलब पहले ग्रोथ हुआ फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो यही बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तुम लोग को बता रहा था। तो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड, है ना, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीजिंग सेल नंबर ऑफ मास। ग्रोथ क्या होता है, जैसे सेल नंबर बढ़ा या मास बढ़ा तो हम लोग ग्रोथ देखेंगे। तो उसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं क्या है बाबू, देखोगे तुम ये, notice that single celled organisms we are not very clear about the uses of this term growth and reproduction। जब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ना ये जो दो टर्म है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, है ना, ये क्लियरली कट यूज नहीं हो पाता है। क्यों क्लियरली कट ये दोनों टर्म यूज नहीं हो पाता है जी, क्योंकि ये सिनोनिमस है यार, ग्रोथ हुआ ना उसमें तो रिप्रोडक्शन भी हो गया उसमें, समझ में आ गया ना, कि उसमें ग्रोथ भी हुआ और रिप्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है ना।
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, वो फर्दर सेल डिवाइड कर कर करके 2 ऑर्गेनिज्म, तो उसका ऑर्गेनिज्म बन गया ना जी। तो देखो ये रिप्रोडक्शन भी हो गया इसका, और साथ ही साथ क्या हो गया जी, इसमें ग्रोथ भी हो गया, क्योंकि ग्रोथ का ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज इन सेल नंबर वाला कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है। ग्रोथ का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये फॉलो करता है, इंक्रीज इन सेल नंबर वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉलो करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में हम लोग ये जो 2 टर्म है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग क्लियरली कट यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब उतना वी आर नॉट क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दिस टू टर्म, इसीलिए क्योंकि दोनों एक साथ हो जाता है। आगे देखते हैं फर्दर, देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स, गधा, म्यूल्स जो होते हैं ना, हम गधा बोला जाता है उसको, या जो भी बोला जाता है, स्टेराइल वर्कर बीज, बीज में जो वर्कर बीज होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। बहुत सारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, मतलब ऐसे ह्यूमन कपल्स जिन फर्टिलिटी नहीं हो सकती, मतलब फर्टाइल नहीं है ना, उनकी स्पर्म ओवा उतनी एक्टिव नहीं हो पाती है, स्पर्म काउंट कम होता है, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, है ना। तो म्यूल्स हो गए, खच्चर जिसको बोला जाता है, आई थिंक सो इन हिंदी, आई डोंट नो सच लैंग्वेज, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए। तो इन सब में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो ये एक्सेप्शन हो गए ना, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये एक्सेप्शन हो गए, तो एक्सेप्शन हो गए, तो जिसके वजह से हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनके में एक्सेप्शंस आ गए, तो जिसके वजह से क्या हुआ, रिप्रोडक्शन कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता है। इसीलिए ना ऊपर का ही टर्म लिख दिया था, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ये भी एक गुण है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस आ गया, तो इस एक्सेप्शंस आने की वजह से ये कभी भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। डिफाइनिंग फीचर बोलो या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट तरीके से नहीं प्रेजेंट है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ गए। कैसे कैसे एक्सेप्शंस आ गए जी, ये 3 एक्सेप्शंस आए ना, म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। समझ में आ गया ना। चलो, ऑफ कोर्स ये बात सच्चाई है कि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ना ही वो अपने आप को खुद को रेप्लिकेट कर पाते हैं, ठीक है ना। चलो